हेलो बच्चों, एलसीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था यहाँ पे पादप उत्तक संवर्धन। इसी के अंदर आगे बढ़ते हैं पादप उत्तक संवर्धन के उपयोग। इससे पहले यहाँ पर जो पादप उत्तक संवर्धन है, इसके अंदर इसकी प्रोसेस थी कि किस प्रकार से कृत्रिम माध्यम के अंदर जो उत्तक संवर्धन की क्रिया है उसको संपन्न की जाती है। तो उसके अंदर 5 चरण थे, जिसमें पहला शून्य चरण था, दूसरा प्रथम चरण, तीसरा द्वितीय, चौथा तृतीय और पांचवा चतुर्थ चरण था। इसके पश्चात यहाँ पर पादप के जो विभिन्न भाग थे उनके द्वारा वहाँ पे नए पादप का फॉर्मेशन किया गया था या फिर उत्तक संवर्धन की जो क्रिया थी वो अपनाई गई थी। अब आता है यहाँ पे पादप उत्तक संवर्धन के उपयोग, जिसके अंदर नंबर 1 आता है सूक्ष्म प्रवर्धन। नंबर 1 आता है यहाँ पे सूक्ष्म प्रवर्धन। देखो, सूक्ष्म प्रवर्धन का मतलब है कि पादपों के पुनर्जनन की क्रिया को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। उत्तक संवर्धन टेक्निक में पादपों के पुनर्जनन की जो क्रिया होती है उस क्रिया को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। यहाँ पर कम समय और कम स्थान में अधिक संख्या में पादप तैयार किए जा सकते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन तकनीक के अंदर कम समय और कम स्थान के अंदर अधिक संख्या के अंदर पौधों का उत्पादन किया जाता है। इसके लिए इस टेक्निक के द्वारा यहाँ पर व्यावसायिक महत्व के अनेक पादपों का उत्पादन किया जा चुका है। देखो, सूक्ष्म प्रवर्धन किसे कहेंगे कि उत्तक संवर्धन के अंदर पादपों के पुनर्जनन की जो क्रिया होती है उस क्रिया को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन तकनीक के द्वारा यहाँ पर कम समय और कम स्थान के अंदर अधिक पौधों का उत्पादन किया जाता है। साथ ही इस विधि के द्वारा व्यावसायिक महत्व के जो पादप होते हैं उनका उत्पादन किया जा चुका है। दूसरा आता है यहाँ पे विषाणु मुक्त पादप तैयार करना। सेकंड आता है इसमें विषाणु मुक्त पादप तैयार करना। इसके अंदर क्या होगा, यदि सामान्य रूप से उत्तक संवर्धन की क्रिया के दौरान कर्तोतक पादप के किसी भी भाग को लेओगे तो उस पादप के अंदर वायरस का संक्रमण हो सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए यहाँ पर पादप का जो शीर्ष विभज्योतक होता है, शीर्ष विभज्योतक इसको काम में लिया जाता है। विषाणु मुक्त पादप तैयार करने के लिए पादप का जो शीर्ष विभज्योतक होता है उसको काम में लिया जाता है, क्योंकि इस भाग के अंदर वायरस का संचरण नहीं होता है या फिर वायरस उपस्थित नहीं होता है। यहाँ पर जो विषाणु मुक्त पादप पुनर्जनन की क्रिया है इसके द्वारा PVX और PVS, देखो PVX और PVS जो प्लांट वायरस युक्त जो पादप है उनको तैयार किया गया है, यानी कि पोटैटो वायरस X और पोटैटो वायरस S, ये दो आलू की यहाँ पे किस्में हैं जिनको विषाणु मुक्त तैयार किया गया है। देखो, विषाणु मुक्त पादप प्रजनन के अंदर क्या करेंगे कि पादप का जो शीर्ष विभज्योतक होता है उसको काम में लेते हैं। यदि इस भाग के अलावा पादप का कोई अन्य भाग काम में लिया जाता है तो वहाँ पे उस पादप के अन्य भागों में वायरस का संचरण हो सकता है, लेकिन जो शीर्ष भाग है उसके अंदर वायरस का संचरण नहीं है। विषाणु मुक्त पुनर्जनन के अंदर PVX और PVS, पोटैटो जो वायरस S और पोटैटो वायरस X, दो प्रकार की आलू की यहाँ पर नई किस्में तैयार की गई है। फिर आता है कृत्रिम बीज उत्पादन। कृत्रिम बीज उत्पादन, देखो कृत्रिम बीज उत्पादन के अंदर यहाँ पर भ्रूण जनन द्वारा कृत्रिम बीज उत्पादन में
भ्रूण जनन द्वारा विकसित जो कायिक भ्रूण होते हैं, कायिक भ्रूण, इनको यहाँ पर बचाया जाता है या फिर इनके द्वारा कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है। देखो, कृत्रिम बीज उत्पादन के अंदर क्या कर रहे हैं, भ्रूण जनन के दौरान जो कायिक भ्रूण होते हैं उन कायिक भ्रूणों के द्वारा यहाँ पर कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है। इसके अंदर देखो, उत्तक संवर्धन की जो परंपरागत जो विधियां है, इसके अंदर जो उत्तक संवर्धन के अंदर जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं उनका उत्पादन, उनका परिवहन आदि जो क्रियाएं होती है, उनके कठोरीकरण में आदि जो क्रियाएं होती है उनके अंदर यहाँ पर अधिक समय लगता है। लेकिन कृत्रिम बीज उत्पादन के अंदर यहाँ पर प्रोडक्ट को खराब होने से उनके परिवहन में, उनके वातानुकूलन में, उनके कठोरीकरण में टाइम नहीं लगेगा। उसके अंदर क्या करेंगे, जो कायिक भ्रूण है उनके द्वारा कृत्रिम बीज का निर्माण कर लिया जाता है। इसके लिए क्या होगा कि सोडियम या फिर कैल्शियम एल्जीनेट, सोडियम या फिर कैल्शियम एल्जीनेट के मनकों में जो कायिक भ्रूण होते हैं, कायिक भ्रूणों को सुरक्षित रखा जाता है या फिर संरक्षित रखा जाता है और यहाँ पे कृत्रिम बीज का निर्माण कर लिया जाता है। देखो, कृत्रिम बीज में भ्रूण जनन के दौरान जो कायिक भ्रूण होते हैं उनके द्वारा कायिक कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है। इसके अंदर क्या है कि जो उत्तक संवर्धन की परंपरागत जो विधियां है उनके अंदर दृढ़ीकरण की क्रिया हो गई, उनके परिवहन की क्रिया हो गई, भंडारण की क्रिया, उनके अंदर अधिक समय लगता है या फिर उसके अंदर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं से बचने के लिए यहाँ पर जो कृत्रिम बीज है उनका उत्पादन किया जाता है। इसके अंदर क्या होगा कि जो भी भ्रूण, कायिक भ्रूण आपने विकसित किए हैं उनको सोडियम या फिर कैल्शियम एल्जीनेट के जो मनके होते हैं उनके द्वारा कायिक भ्रूण का निर्माण किया जाता है। फिर आता है नंबर 4। नंबर 4 आता है इसमें भ्रूण बचाव। नंबर 4 आता है इसमें भ्रूण बचाव। देखो, अंतरजातीय संकरण, अंतरजातीय संकरण के दौरान यहाँ पर अविकसित भ्रूणों का, अविकसित जो भ्रूण होते हैं, अविकसित भ्रूणों को उत्तक संवर्धन द्वारा, उत्तक संवर्धन द्वारा विकसित किया जाता है। देखो, भ्रूण बचाव अंतरजातीय संकरण के द्वारा जो अविकसित भ्रूण होते हैं उनको उत्तक संवर्धन तकनीक के द्वारा विकसित किया जाता है। यहाँ पर जो संकर भ्रूण होते हैं उनको बचाने का कार्य किया जाता है, इसलिए इस क्रिया को क्या कहेंगे, भ्रूण बचाव के नाम से जाना जाता है। इस क्रिया के अंदर यहाँ पर जो संकर भ्रूण होते हैं उनको बचाने का कार्य किया जाता है, इसलिए इस टेक्निक को भ्रूण बचाव के नाम से जाना जाता है। फिर आता है यहाँ पे नंबर 5, पूजनीय अगुणित पादपों का उत्पादन। पूजनीय अगुणित पादपों का उत्पादन। देखो, पूजनीय जो अगुणित जो पादप होते हैं उनका निर्माण यहाँ पर मुख्य रूप से पुंकेसर या फिर पराग कोशिकीय या फिर आप पराग कण, पुंकेसर, पराग कोश या फिर पराग कण के संवर्धन द्वारा अगुणित पादप विकसित किए जाते हैं। देखो, पुंकेसर, परागकोश, परागकण के या फिर परागकण के संवर्धन द्वारा अगुणित पादप तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर इन पादपों को आसानी से
द्विगुणित अवस्था के अंदर भी निर्मित किया जा सकता है। एक तो नॉर्मल अवस्था हो गई कि डायरेक्ट पराग कण के द्वारा अगुणित पादप का निर्माण किया जाना, और इसी अगुणित पादप के द्वारा यहाँ पे द्विगुणित अवस्था को भी प्राप्त किया जा सकता है। फिर आता है यहाँ पे नंबर 6, त्रिगुणित पादप का निर्माण। देखो त्रिगुणित पादप का निर्माण किसके द्वारा होगा? यहाँ पे जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष त्रिगुणित अवस्था के अंदर उपस्थित होता है, तो इस भ्रूणपोष की कोशिकाओं का उत्तक संवर्धन करके यहाँ पे त्रिगुणित पादप का निर्माण किया जा सकता है। इस जो तकनीक है इसके द्वारा सेव, संतरा, अनार, सेव, संतरा, अनार आदि की जो प्लांट है उनको विकसित किया गया है। त्रिगुणित पादप का निर्माण इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो भ्रूणपोष होता है उसको काम में लिया जाता है, क्योंकि जो भ्रूणपोष ये त्रिगुणित अवस्था के अंदर उपस्थित होते हैं। इसके अलावा इस विधि के द्वारा यहाँ पे सेव, संतरा और अनार आदि के जो पादप है उनका निर्माण किया गया है, यानी कि सेव, संतरा, अनार इनका यहाँ पे उत्पादन किया जा चुका है। फिर आता है इसमें कायिक संकरण। कायिक संकरण, देखो कायिक संकरण का मतलब होता है यहाँ पे जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य को आपस में मिलाकर, जीव द्रव्य को आपस में मिलाकर यहाँ पे जो संकर कोशिका होगी उसका उत्पादन किया जाता है। जीव द्रव्य को आपस में मिलाकर संकर कोशिका का उत्पादन किया जाता है, उस क्रिया को क्या कहेंगे? कायिक संकरण कहते हैं। इसके लिए देखो यहाँ पर जो जीव द्रव्य है उसको पॉलीइथाइल ग्लाइकोल के द्वारा, पॉलीइथाइल ग्लाइकोल या फिर PEG द्वारा संयोजित किया जाता है। देखो कायिक संकरण के अंदर जो जीव द्रव्य है उनका संयोजन पॉलीइथाइल ग्लाइकोल या फिर PEG के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा देखो आलू है, टमाटर का जो बीज का संकर है वो प्राप्त किया जा चुका है। आलू व टमाटर का जो संकर है उसको प्राप्त किया जा चुका है, जिसे पोमेटो के नाम से जाना जाता है। जिसको किस नाम से जाना जाता है? पोमेटो के नाम से जाना जाता है। देखो कायिक संकरण के अंदर दो दूरस्थ या अलग अलग जातियों का जो जीव द्रव्य है उनको मिलाया जाता है और संकर कोशिका प्राप्त की जाती है। अब जो जीव द्रव्य है उसको किसके द्वारा मिलाया जाता है? पॉलीइथाइल ग्लाइकोल या फिर PEG के द्वारा संयोजित किया जाता है, और इस विधि के द्वारा आलू और टमाटर का संकर पादप पोमेटो प्राप्त किया जा चुका है। इस पादप के अंदर यहाँ पर भूमिगत भाग के अंदर जो आलू होते हैं उनका उत्पादन और वायवीय भागों के अंदर टमाटर का उत्पादन होता है। फिर आता है इसमें कायिक कॉलोनीय विविधता। कायिक कॉलोनीय विविधता, देखो कायिक कॉलोनी जो विविधता है इसके अंदर पादपों में जीनोमिक विभिन्नताएं उत्पन्न करने के लिए, पादपों में जीनोमिक विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है तो उस दौरान कायिक कॉलोनीय विविधता को अपनाया जाता है। इसके अंदर यहाँ पर आलू का अगेती और फचेती, आलू का अगेती अंगमारी और फचेती अंगमारी जो रोग था उसकी प्रतिरोधी किस्में तैयार की जा चुकी है। देखो कायिक कॉलोनी विविधता, यहाँ पर पादपों में जो जीनोमिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है तो उससे
निजात पाने के लिए या छुटकारा पाने के लिए कायिक कॉलोनी विविधता को अपनाया जाता है। इसके अंदर आलू का जो अगेती अंगमारी और फचेती अंगमारी जो रोग होता है, इसके लिए प्रतिरोधी किस्में तैयार की जा चुकी है। फिर आता है जनन द्रव्य का संरक्षण। जनन द्रव्य का संरक्षण, इसके अंदर जीवों की जो जनन कोशिकाएं होती है, जनन कोशिकाओं में उपस्थित द्रव्य का संरक्षण किया जाता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो जीवों की जनन कोशिकाओं में उपस्थित जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे जनन द्रव्य कहेंगे, और उस आनुवांशिक पदार्थ को संरक्षित करने का जो कार्य है उसे जनन द्रव्य संरक्षण कहते हैं। इसके लिए यहाँ पर जो जनन द्रव्य है इसको -196 डिग्री सेंटीग्रेड, -196 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर द्रव्य नाइट्रोजन के अंदर इसको संरक्षित रखा जाता है। देखो जनन द्रव्य का संरक्षण, इसमें जो जनन कोशिकाओं का जो आनुवांशिक पदार्थ है उसको संरक्षित किया जाता है, और इसके लिए इन कोशिकाओं को -196 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के ऊपर द्रव्य नाइट्रोजन के अंदर सुरक्षित रखा जाता है। तो देखो ये पादप उत्तक संवर्धन के उपयोग जिसमें पहला था सूक्ष्म प्रवर्धन। पादपों के पुनर्जनन की जो क्रिया होती है उसे सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। इसके अंदर कम समय और कम स्थान के अंदर अधिक संख्या के अंदर पादप तैयार किए जाते हैं, जो कि व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा आता है इसमें विषाणु मुक्त पादप तैयार करना। इसके अंदर क्या होगा कि नॉर्मली पादप के किसी भाग को यदि आप कर्तोतक के रूप में काम में लोगे तो वहां पे जो उत्पन्न होने वाला पादप होगा वो वायरस युक्त हो सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर पादप का जो शीर्ष विभजोतक है, यदि इसको कर्तोतक के रूप में काम में लिया जाता है तो वहां पे विषाणु मुक्त पादप तैयार किया जा सकता है। यहाँ पे PVX और PVS पोटैटो के दो वायरस है, पोटैटो वायरस S और पोटैटो वायरस X, इनकी उन्नत किस्में विकसित की गई हैं। तीसरी है कृत्रिम बीज उत्पादन। भ्रूण जनन के दौरान जो कायिक भ्रूण होते हैं उनके द्वारा जो बीज बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम बीज कहते हैं। यहाँ पर जो परंपरागत जो विधियां है उनके अंदर जो पादप होते हैं उनके उत्पादन हो गया, उनका परिवहन हो गया, इसके अलावा वातानुकूलन हो गया, खटोरीकरण की क्रिया, इनके अंदर बहुत सारी समस्याएं आती है। इसके लिए क्या होगा, जो कायिक भ्रूण होता है उसको सोडियम या कैल्शियम एल्जिनेट के मनकों के अंदर सुरक्षित रखा जाता है। फिर आता है भ्रूण बचाव। अंतरजातीय जो संकरण है उनसे अविकसित भ्रूण होते हैं, उनको यहाँ पर इस टेक्निक के द्वारा बचाया जा सकता है। फिर आता है पूजनीय अगुणित पादपों का उत्पादन। अगुणित पादप पुंकेसर परागकोश या परागकण के संवर्धन द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और इन्हें आवश्यकता अनुसार द्विगुणित पादप के अंदर भी परिवर्तित किया जा सकता है। फिर आता है त्रिगुणित पादप का निर्माण। जो पादप का भ्रूणपोष होता है उसके द्वारा त्रिगुणित पादप का निर्माण किया जाता है। इसमें सेब, संतरा, अनार आदि के पादप विकसित किए गए। फिर है कायिक संकरण। जीव द्रव्य को आपस में मिलाकर संकर कोशिका प्राप्त की जाती है। अब ये जीव द्रव्य पॉलीइथाइल ग्लाइकोल के द्वारा संयोजित किया जाता है। इसके द्वारा आलू व टमाटर का मध्यवर्ती संकर पादप पोमेटो तैयार किया गया है। फिर आता है इसमें कायिकलोनीय विविधता। पादप का जो पादपों में जीनोमिक विभिन्नताएं उत्पन्न की जाती, जीनोमिक विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है तो उसके लिए जो कायिक क्लोन है उनका निर्माण किया जाता है। इसके द्वारा आलू का जो अगेती अंगमारी है और जो फचेती अंगमारी रोग है उसके लिए प्रतिरोधी किस्मों को विकसित किया गया है। फिर आता है इसमें जनन द्रव्य का संरक्षण। जो जनन कोशिकाएं होती है उनके अंदर उपस्थित द्रव्य को जनन द्रव्य कहते हैं। इस जनन द्रव्य को -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव्य नाइट्रोजन के अंदर संरक्षित रखा जाता है। ये थे यहाँ पे पादप उत्तक संवर्धन के उपयोग।
अब आता है यहाँ पे पौधों में जीन स्थानांतरण की विधियां। पौधों में जीन स्थानांतरण की विधियां। देखो जीन स्थानांतरण की यहां पे पहली विधि आती है वाहक निर्देशित। वाहक निर्देशित या फिर अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। देखो वाहक निर्देशित या फिर अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण के अंदर क्या करते हैं कि वांछित जीन को वाहक के साथ, वाहक डीएनए के साथ संयोजित करके कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है। देखो डायरेक्ट का मतलब तो होता है कि जो भी वांछित डीएनए है या जीन उसको सीधे ही पादप कोशिका के अंदर स्थानांतरित किया जाता है, वो तो होगी प्रत्यक्ष विधि। जबकि वांछित यहाँ पे अप्रत्यक्ष विधि के अंदर जो वांछित जीन है इसको वाहक डीएनए के साथ में संयोजित किया जाता है और परपोषी कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रकार की विधि को अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। अब देखो जो अप्रत्यक्ष विधि है इसमें आप वांछित डीएनए वाहक के साथ जोड़ रहे हो। वाहक क्या होता है यहाँ पे, जैसे टीआई प्लाज्मिड हो गया। अब देखो प्लाज्मिड क्या है, बैक्टीरियल कोशिका में उपस्थित अतिरिक्त जीनोम को यहां पर क्या कहेंगे, प्लाज्मिड कहते हैं। इस प्लाज्मिड के साथ वांछित जीन का समावेश किया जाता है और फिर इस प्लाज्मिड को यहाँ पर पोषी कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है। इस विधि को क्या कहेंगे, वाहक निर्देशित या फिर अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण कहते हैं। फिर नंबर सेकंड आता है यहाँ पे जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधि। जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधि। देखो प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जो जीन होता है, वांछित जीन या डीएनए, उसको सीधे ही कोशिका के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके अंदर नंबर 1 आता है रासायनिक विधियां। नंबर 1 आता है इसमें रासायनिक विधियां। इस विधि के अंदर जैसे पॉलीइथाइल ग्लाइकोल, इसके अलावा कैल्शियम फॉस्फेट आदि के द्वारा डीएनए को प्लांट सेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है या फिर छोड़ दिया जाता है। देखो रासायनिक विधि के अंदर क्या कर रहे हैं, पॉलीइथाइल ग्लाइकोल या फिर कैल्शियम फॉस्फेट के द्वारा डीएनए को प्लांट कोशिका के अंदर स्थानांतरित किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर दूसरी आती है इसकी भौतिक विधि। देखो भौतिक विधि के अंदर भी यहाँ पर पहली आती है जीन गन। इस विधि के अंदर देखो एक वैज्ञानिक का नाम आता है, क्लीन नामक वैज्ञानिक ने इस विधि की खोज की थी। इसमें यहाँ पर कोशिका के अंदर जो जीन होता है उसको समावेशित करने के लिए स्वर्ण या टंगस्टन के कणों पर वांछित जीन का लेप कर दिया जाता है और उसके पश्चात इस वांछित जीन युक्त
स्वर्ण या टंगस्टन के कण को तीव्र वेग या तेज वेग की सहायता से पादप कोशिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है, उसे जीनगण विधि कहते हैं। देखो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, भौतिक विधि में पहली है जीनगण विधि। इसके अंदर खोज किसने की थी, क्लीन नामक वैज्ञानिक ने। इसने क्या किया था, स्वर्ण या फिर टंगस्टन के सूक्ष्म कणों के ऊपर यहाँ पर वांछित जीन का लेप किया। इस वांछित जीन को तीव्र वेग के साथ पादप कोशिका के अंदर स्थानांतरित किया जाता है, उसे जीनगण विधि कहते हैं। दूसरी आती है इसमें वैद्युत छिद्रण। वैद्युत छिद्रण इस विधि के अंदर यहां पर इस विधि में कोशिका को वांछित जीन युक्त विलयन में रखा जाता है। इसके पश्चात इस विलयन के अंदर यहां पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण क्या होगा कि जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर अस्थायी छिद्र बन जाते हैं। इन अस्थायी जो छिद्र है, इनमें से जो वांछित जीन है कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उसे वैद्युत छिद्रण कहते हैं। देखो वैद्युत छिद्रण के अंदर क्या करें कि जो कोशिका है उसको वांछित जीन युक्त विलयन के अंदर रखा जाता है। उसके पश्चात उस विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, या फिर जो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे जिसके कारण इस कोशिका झिल्ली में अस्थायी छिद्र बन जाते हैं। इन छिद्रों में से वांछित जीन कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा। देखो पहले कोशिका द्रव्य में आएगा वांछित जीन, और उसके पश्चात केंद्र के अंदर प्रवेश कर जाता है, इसे वैद्युत छिद्रण कहते हैं। फिर आता है इसमें नंबर 3 लिपोसोम की मध्यस्थता द्वारा जीन स्थानांतरण। लिपोसोम की मध्यस्थता द्वारा जीन स्थानांतरण। देखो इसके अंदर सूक्ष्म गोलाकार वसीय कणों का उपयोग किया जाता है। लिपोसोम की मध्यस्थता द्वारा जीन स्थानांतरण, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म गोलाकार वसीय कणों का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर क्या होगा कि जो वसीय कण होते हैं इनके केंद्रीय भाग में वांछित जीन उपस्थित होगा, और उसके चारों ओर यहाँ पे वसा उपस्थित होगी, और उसके पश्चात इस जो वसीय कण युक्त जो संरचना है इसको पादप कोशिका के अंदर प्रवेश करवा दिया जाता है। यानी कि वसा कणों के अंदर जीनोम को प्रवेश करा करके पादप कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है। फिर आता है इसमें सूक्ष्म इंजेक्शन। इसके अंदर क्या होगा कि जो वांछित जीन है, वांछित जीन को इंजेक्शन की सहायता से प्लांट कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है। देखो इंजेक्शन की सहायता से जो वांछित जीन होता है इसको पादप कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है। देखो पौधों में जीन स्थानांतरण की 2 विधियां हैं, एक है वाहक निर्देशित या फिर अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण, और दूसरा है यहाँ पे जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधि। वाहक निर्देशित या फिर अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण में क्या हो रहा है कि वांछित जीन को वाहक के साथ में जोड़ा जाता है, और उसके पश्चात वाहक डीएनए के साथ में संयोजित करके पोषी कोशिका में यहाँ पर इसे स्थानांतरित किया जाता है। देखो वाहक क्या है, यहाँ पर एक प्रकार का प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड किसे कहेंगे, बैक्टीरियल कोशिका में उपस्थित अतिरिक्त जो जीनोम है
उसे प्लाज्मिड कहते हैं। सेकंड नंबर आता है इसमें प्रत्यक्ष विधि, यानी कि सीधे ही जीन को कोशिका के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसकी भी अलग विधि है। पहले रासायनिक विधि, रासायनिक विधि में आता है यहाँ पे पॉलीथाइल ग्लाइकोल या फिर कैल्शियम फॉस्फेट रसायनों की सहायता से डीएनए को पादप कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है, या फिर आप ये भी बता सकते हो वांछित जीन को पादप कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है। सेकंड है भौतिक विधि, इसके अंदर नंबर 1 आती है जीन गन। इसके खोज किसने की थी? क्लेन नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने स्वर्ण या टंगस्टन के सूक्ष्म कणों पर वांछित जीन का लेप किया और इससे सूक्ष्म कणों को तीव्र वेग के साथ पादप कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है। दूसरा है वैद्युत छिद्रण। इस विधि के अंदर कोशिका को वांछित जीन युक्त विलयन में रखा जाता है और इस विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिसके कारण कोशिका झिल्ली पर अस्थायी छिद्र बन जाते हैं। इन छिद्रों से वांछित जीन पहले कोशिका द्रव्य में और उसके पश्चात केंद्रक द्रव्य में स्थानांतरित हो जाते हैं। तीसरा है लिपोसोम की मध्यस्थता द्वारा जीन स्थानांतरण। इसके अंदर जो वसा है उसके सूक्ष्म गोलाकार कण उपस्थित होते हैं। इन वसा कणों के अंदर या केंद्रीय भाग में वांछित जीन उपस्थित होगा और उस वांछित जीन युक्त वसा कण को सीधे ही पादप कोशिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। चौथी है इसमें सूक्ष्म इंजेक्शन। इसके अंदर वांछित जीन को इंजेक्शन में लेकर के पादप कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है। तो इस प्रकार से जो अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की विधियां है वो भी पूरी, और दूसरी थी यहाँ पे प्रत्यक्ष स्थानांतरण की, और दोनों क्या थे यहाँ पे जीन स्थानांतरण की जो विधियां थी पादपों के अंदर की, किस प्रकार से जीन का स्थानांतरण पादप कोशिका के अंदर किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।